Hello everyone, welcome to this lecture on electrical energy conservation and energy auditing. जैसा कि लास्ट क्लास में हमने फाइनल एनर्जी कंजप्शन पे हम कंक्लूड हुए थे, तो जैसा कि फाइनल एनर्जी कंजप्शन बेसिकली हमारे पास में एक तरह का इंडिकेशन देता है कि कैसे हम अपने एनर्जी सिनेरियोज में या फिर अपने एनर्जी पॉलिसीज में चेंजेस करें। तो उसके लिए फाइनल एनर्जी कंजप्शन समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि फाइनल एनर्जी कंजप्शन से बेसिकली मुझे ये पता चल जाएगा कि कस्टमर के एंड पे कितनी एनर्जी का यूसेज हो रहा है, क्योंकि जितनी ज्यादा एनर्जी यूसेज हो रही है इसका मतलब उतना ज्यादा हमारा थर्मल, क्योंकि आज भी इवन टुडे वी हैव अ मैक्सिमम नंबर ऑफ एनर्जी जनरेशन बाय thermal power plants, and thermal power plants involves burning of coal and fossil fuels or oil power plants. Okay, so this will cause a very harmful effect on our environment. So environment के effect पे I think सभी लोग उससे अवेयर होंगे, ठीक है। तो उसको समझने के लिए कि क्या क्या पोल्यूटेंट्स हमारे इन्वायरमेंट में ये चीजें करेंगे, ये आज का लेक्चर होगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग बेसिकली इन्वायरमेंट और पोल्यूशन के बारे में, एनर्जी और इन्वायरमेंट के बैलेंस के बारे में सोचेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, हमारी यूसेज ऑफ एनर्जी बेसिकली इंडस्ट्रीज में होती है, ठीक है। तो अगर हम किसी भी इंडस्ट्री, कोई भी इंडस्ट्री आप बना रहे हो, इफ यू आर मेकिंग एनी इंडस्ट्री और यू आर वर्किंग ऑन एनी इंडस्ट्री, सो इफ यू वांट टू derive कि what processes will it takes place. So any system will always have an input, have an process and an output. Okay. So but during industries, आप लोगों ने visit भी की होंगी काफी सारी industries. Whenever you visit an industry, you find that there are some two more things are added up. That is, either the waste is disposed ऑन टू द रिवर्स, या तो जो भी वेस्ट निकलता है इंडस्ट्री से उसको रिवर के थ्रू डाल देते हैं, और जो वेस्ट है वो मेरा एयर के थ्रू निकलता है इन फॉर्म ऑफ एमिशंस. दीज एमिशंस कैन बी इन द फॉर्म ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एमिशंस फ्रॉम बॉयलर्स एंड फर्नेसेस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन एमिशंस फ्रॉम रेफ्रिजरेट एंड, ठीक है। इन केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्री टॉक्सिक गैसेस रिलीज होती है, ठीक है। सीमेंट प्लांट्स एंड पावर प्लांट्स में पर्टिकुलर मैटर रिलीज होता है, ठीक है। सो बेसिकली अगर हम एक ब्रॉडली एक इंडस्ट्रियल प्रोसेस को बनाएं तो हमारे पास में इनपुट्स बेसिकली क्या होता है कि किसी भी इंडस्ट्रियल प्रोसेस को कैरी आउट करने के लिए, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग हो, प्रोडक्शन हो, उसके लिए आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट तो होगी ही, बिकॉज विदाउट एनर्जी नथिंग विल वर्क, विदाउट एनर्जी नो मशीन विल वर्क. Again, the input required may be water and chemicals and raw materials. These can be your materials, and industrial process can be anything, like you can design some machinery so as to give a certain output, so that will give me the products. Apart from this, we get emission from consumption and emission from process. ठीक है, दो तरह के emissions हमारे पास में होंगे, क्योंकि जब हम कोई चीज बना रहे हैं, ओके, तो उसको बनाने के लिए हमें एनर्जी चाहिए. अगेन देयर विल बी एमिशन बिकॉज ऑफ दैट. व्हेन वी आर ट्रांसपोर्टिंग दैट प्रोडक्ट, ट्रांसपोर्टिंग, जब हम उसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाएंगे तो हम ट्रांसपोर्ट का तो यूज करेंगे ही, तो कंजम्पशन में भी एमिशन आ रहा है. और इसके साथ आता है मेरा सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट एंड डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट वेस्ट. तो एक तरह से इंडस्ट्रियल प्रोसेस को मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है. तो अब बात करते हैं हम एयर पोल्यूशन की. एयर पोल्यूशन क्या होता है? A variety of air pollutants have known or suspected harmful effects on human health and the environment. आपको शायद पता ही होगा, सबने लोअर क्लासेस में भी हमने पढ़ा है कि कैसे एयर पोल्यूटेंट हमारे हेल्थ के लिए बहुत हार्मफुल होते हैं, कैसे वो अस्थमा जैसी डिजीज को जन्म देते हैं, कैंसर जैसी डिजीज को जन्म देते हैं, ठीक है. ये एयर पोल्यूटेंट्स बेसिकली निकलते हैं कहां से? दीज आर बेसिकली द प्रोडक्ट्स ऑफ कंबशन फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स यूज. Okay, air pollutants from these sources may not create problem near to these sources, but also can cause problems far away. क्योंकि ये बहुत लंबे डिस्टेंस तक एयर पोल्यूटेंट फैल सकता है, तो ऐसा जरूरी नहीं कि नियर बाय प्लेसेस में ही ये इफेक्ट करे, ये फार अवे प्लेसेस को भी इफेक्ट कर सकता है. ओके, सो एयर पोल्यूटेंट्स कैन ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंसेस और केमिकली एयर में रिएक्ट होके सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स को भी जन्म देता है, जैसे कि हमारे हो गए ओजोन हो गया और एसिड रेन हो गया. ओके, सो बेसिकली दीज आर द एयर पोल्यूटेंट्स
कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, chemical and fertilizers. So these points have already been discussed, that air pollution can travel at over longer distances and chemically react in the atmosphere to produce secondary pollutants such as acid rain or ozone. Okay, now let's discuss some of the evolutionary trends in pollution problems. So basically both developed country हो या फिर rapid industrializing country हो, है ना, तो बेसिकली जो प्रॉब्लम आई है पोल्यूशन की किस वजह से आई है? टिपिकली हाई लेवल्स ऑफ स्मोक एंड SO2 अराइजिंग फ्रॉम कंबशन ऑफ सल्फर कंटेनिंग फॉसिल फ्यूल सच एज कोल फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल प्रोसेस. तो ऐसे फ्यूल जिसके अंदर सल्फर का कंटेंट ज्यादा है उसके कंबशन की वजह से हमें ये गैसेस मिलती हैं. ओके, स्मोक्स रिजल्टिंग फ्रॉम द कंबाइंड इफेक्ट्स ऑफ ब्लैक स्मोक, सल्फेट एसिड, एरोसोल, fog have been seen in European countries until few decades ago and still occur in many cities in developing world. ठीक है, यूरोपियन सिटीज में काफी सालों पहले ये सब पोल्यूटेंट्स आए हैं. ठीक है, तो इन डेवलप्ड कंट्रीज दिस प्रॉब्लम है सिग्निफिकेंटली रिड्यूस. डेवलप्ड कंट्रीज में ये प्रॉब्लम कुछ हद तक कम हुई है बिकॉज ऑफ चेंजेस इन फ्यूल यूज पैटर्न, क्योंकि उन्होंने फ्यूल के यूज में कुछ चेंजेस किए इस वजह से, जैसे कि हम इसका यूज कर लेंगे, क्या बोलते हैं, नेचुरल गैस का यूज कर ले, या फिर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इफेक्टिव स्मोक एंड एमिशन कंट्रोल पॉलिसीज को यूज करके फ्यूल्स को चेंज करने की वजह से डेवलप्ड कंट्रीज में थोड़ा बहुत कम हुआ है. ओके, सो बेसिकली डेवलप और डेवलपिंग कंट्रीज में अभी जो मेजर थ्रेट है वो किस वजह से है? ट्रैफिक एमिशंस की वजह से है. अगर आपको फैक्ट पता हो तो कि दिल्ली में अगर आप सारे कार्स को एक साथ लाइन कर दोगे तो डेट विल बी लॉन्गर देन द रिवर नाइल. नील नदी जो कि विश्व की सबसे बड़ी नदी है उससे भी बड़ी हमारे पास में कारों की लाइन लग जाएगी. ठीक है, सो पेट्रोल एंड डीजल इंजन मोटर व्हीकल्स एमिट अ वैरायटी ऑफ पोल्यूटेंट्स, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड निकालती है, वो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन निकालती है, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स निकालती है. ओके, एंड पार्टिकुलेट्स विच हैव एन इंक्रीजिंग इम्पैक्ट ऑन अर्बन एयर क्वालिटी. इवन दिल्ली में तो अभी एयर प्यूरिफायर्स भी यूज करने लगे वायु के नाम से. ओके, इन एडिशन फोटोकेमिकल रिएक्शन भी रिजल्ट होते हैं इसकी वजह से, जिसकी वजह से अब क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ ओजोन होता है, जो कि बहुत ही लॉन्ग रेंज पोल्यूटेंट है, काफी टाइम तक रहता है. ओके, इन रूरल एरियाज, बेसिकली रूरल एरियाज में फॉर्म होता है. ठीक है, एसिड रेन इज अनदर लॉन्ग रेंज पोल्यूटेंट्स इन्फ्लुएंस्ड बाय व्हीकल NOx emissions. Okay, so industrial and domestic pollutant sources together with their impact on air quality tend to be steady or improving over time. Okay, लेकिन जो ट्रैफिक पोल्यूशन है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है? और ज्यादा खराब होता जा रहा है. The problem may be particularly served in developing countries with dramatically increasing vehicle pollution, infrastructure limitations, poor engine emission control technologies and limited provision for maintenance और vehicle regulation. ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे सल्फर डाइऑक्साइड की. सल्फर डाइऑक्साइड एक तरह से कोरोसिव गैस है. ठीक है, कोरोसिव एसिडिक गैस. ओके, सल्फर डाइऑक्साइड इज ए कोरोसिव एसिडिक गैस. ओके, जो कि वाटर पे कंबाइन होती है और हमें एसिड रेन प्रोड्यूस कर देती है. ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड इज ए कोरोसिव एसिड गैस विच कंबाइंस विद वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर टू प्रोड्यूस एसिड रेन. चाहे वो उसका वेट डिपोजिशन हो, चाहे उसका ड्राई डिपोजिशन हो, चाहे वेट डिपोजिशन हो या ड्राई डिपोजिशन हो, इट कैन डैमेज एंड डिस्ट्रक्ट वेजिटेशन को खराब कर सकती है, डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल को लीड कर सकती है, बिल्डिंग मटेरियल्स, वाटर कोर्सेस, SO2 इन एम्बिएंट एयर. और इससे क्या होता है? हमारे अंदर अस्थमा और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस जैसे बीमारियां हो सकती हैं. बेसिकली इसके जो सोर्सेस रहते हैं वो रहते हैं पावर स्टेशन एंड इंडस्ट्री बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स which contain sulfur. Next pollutant is our nitrogen oxides. So these are formed during high temperature combustion process from the oxidation of nitrogen in the air or fuel. Oxidation of जब भी नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन होता है एयर में या फिर फ्यूल में, उसकी वजह से ये पोल्यूटेंट फॉर्म होता है. ठीक है, तो प्रिंसिपल सोर्स ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड इज नाइट्रिक ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जिसको हम टुगेदर नॉक्स भी कह सकते हैं. ठीक है,
बेसिकली ये क्या इफेक्ट करता है, it will affect our respiratory system and may worsen asthma and increase the susceptibility to infection. Okay, so basically इसके जो sources रहते हैं, in presence of sunlight ये क्या करता है, एक photochemical pollutant बनाता है जिसका नाम है ओजोन. Okay, okay, then ये बेसिकली हमें कहाँ पे मिलता है, रोड ट्रैफिक में मिलता है, ठीक है, अर्बन एरियाज में मिलता है जहां पे ट्रैफिक बहुत ज्यादा रहता है, और पावर स्टेशंस और इंडस्ट्रियल प्रोसेस से भी नॉक्स का एमिशन होता है. नाउ एसिडिफिकेशन फ्रॉम SO2 एंड नॉक्स, इससे क्या वाटर बॉडीज एंड सॉइल्स पे इफेक्ट पड़ता है. कॉन्सिक्वेंट इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चरल, खेती बाड़ी में प्रॉब्लम होती है, फॉरेस्ट्रीज में प्रॉब्लम होती है, फिशरीज में प्रॉब्लम होती है. फिर पर्टिकुलेट मैटर की बात करते हैं. बेसिकली जो एयरबॉर्न पर्टिकुलेट मैटर होता है वो अपने फिजिकल और केमिकल कंपोजिशन में काफी हद तक बदलता रहता है. तो बेसिकली हम PM10 पार्टिकल्स की बात करें तो ये क्या बताता है हमें, फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकुलेट्स इन द एयर ऑफ वेरी स्मॉल साइज, दैट इज लेस देन 10 माइक्रोमीटर के आसपास. ओके, लेस देन 10 माइक्रोमीटर आर ऑफ मेजर कंसर्न. वो इतने छोटे होते हैं कि हमारे लंग्स के अंदर इजीली चले जाते हैं और इससे ब्रोंकाइटिस या अस्थमा जैसी बीमारियों को ध्यान देते हैं. तो दीज आर स्मॉल इनफ टू पेनिट्रेट इनटू आवर लंग्स एंड पोटेंशियली पोज सिग्निफिकेंट हेल्थ रिस्क, प्लस सरफेस अब्सॉर्ब कार्सिनोजेनिक कंपाउंड इनटू लंग्स. हमारे लंग्स के अंदर कार्सिनोजेनिक सेल्स को प्रोड्यूस करते हैं. कार्सिनोजेनिक क्या होते हैं, हमारे कैंसर कॉजिंग सेल. ओके, बेसिकली इसका जो लाइफ टाइम है वो डिपेंड करता है पार्टिकल के साइज पे, पर एज लॉन्ग एज अगर 1 मिलीमीटर के साइज का है तो वो कम से कम 10 दिन तक रहता है. ओके, नेक्स्ट पोल्यूटेंट इज कार्बन मोनोऑक्साइड. ओके, दिस इज फॉर्म, ऑलरेडी आपने लोअर क्लासेस में भी पढ़ा होगा, दिस इज फॉर्म ड्यू टू द इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल. फ्यूल के इनकम्प्लीट कंबशन की वजह से ये गैस फॉर्म होती है और ये बेसिकली हमारे एम्बियंट एयर में मिलती है एंड इट में रिड्यूस द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड. ठीक है, हमारे ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को खत्म करती है. इट सर्वाइव्स इन द एटमॉस्फेयर फॉर पीरियड ऑफ अप्रोक्सीमेटली 1 मंथ. 1 मंथ तक ये एयर में सर्वाइव करती है और बाद में ये ऑक्सीडाइज होती है और फॉर्म करती है कार्बन डाइऑक्साइड. नेक्स्ट बात करते हैं हम ग्राउंड लेवल ओजोन. ग्राउंड लेवल ओजोन बेसिकली एक सेकेंडरी पोल्यूटेंट है. ठीक है, इट इज कॉज ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन और सनलाइट. जब तीनों एक साथ मिलते हैं उसकी वजह से मेरा ओजोन फॉर्म होता है. ये बेसिकली हमारी आइज को इरिटेट करता है, एयर पैसेजेस को ब्लॉक करता है एंड में इंक्रीज द ससेप्टेबिलिटी टू इन्फेक्शन. ये हाईली रिएक्टिव मटेरियल होता है, किसी के साथ भी बहुत जल्दी रिएक्ट हो जाता है और फैब्रिक्स को अटैक करता है, रबर मटेरियल्स को अटैक करता है. और इट इज ऑल्सो टॉक्सिक टू क्रॉप्स, वेजिटेशंस एंड ट्रीज. लेकिन जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रहती है, ठीक है, वो पार्टिसिपेट करती है फॉर्मेशन ऑफ ओजोन में, लेकिन जो नाइट्रस ऑक्साइड रहती है वो क्या करती है, ओजोन को ब्रेक करती है, ओजोन के साथ रिएक्ट करती है और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फॉर्म करती है. तो दैट्स वाई इससे क्या होता है, मेरे पास में अर्बन एरियाज में जो है ग्राउंड लेवल ओजोन वो कम फॉर्म होता है, लेकिन रूरल एरियाज में ये ज्यादा फॉर्म हो रहा है. सो ओजोन लेवल्स आर नॉट हाई इन अर्बन एरियाज एज इन द रूरल एरियाज. ओके, ठीक है. सो नेक्स्ट पोल्यूटेंट्स आर हाइड्रोकार्बन्स. हाइड्रोकार्बन्स के बेसिकली 2 टाइप्स हैं. ठीक है, 2 ग्रुप्स. देयर आर 2 मेन ग्रुप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स दैट आर ऑफ कंसर्न. दैट इज फर्स्ट वन इज वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड द अदर वन इज पॉली एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स. ठीक है, सो बेसिकली जो वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वो एटमॉस्फेयर में रिलीज होते हैं. किसकी वजह से, व्हीकल के एग्जॉस्ट गैसेस की वजह से. ठीक है, या तो वो अनबर्न फ्यूल होंगे और एज एन कंबशन प्रोडक्ट होगा. ठीक है, और सॉल्वेंट और मोटर फ्यूल से भी ये निकलते हैं. तो बेसिकली 2 आते हैं मेरे, बेंजीन एंड 1,3-ब्यूटाडाइन. तो इसको एक एक करके पढ़ेंगे. तो बेंजीन बेसिकली क्या है, बेंजीन एक एरोमेटिक बीओसी है. एरोमेटिक मतलब जिसमें थोड़ी सुगंध हो. ठीक है, विच इज अ माइनर कंस्टिट्यूएंट ऑफ पेट्रोल. पेट्रोल में भी ये 2% बाय वॉल्यूम में रहता है. ठीक है, अबाउट 2% ऑफ बाय वॉल्यूम. द मेन सोर्सेज ऑफ बेंजीन इन एटमॉस्फेयर आर डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंबशन ऑफ पेट्रोल. ठीक है, बेंजीन का मेन सोर्स क्या होगा, हमारे पेट्रोल के कंबशन की वजह से बेंजीन निकल रहा है, तो मेन सोर्सेज विल बी बेंजीन, पेट्रोल. ओके, और इसमें से जो पेट्रोल व्हीकल से जो निकल रहा है हमारा फ्यूल, दैट विल बी ऑफ द बिगेस्ट सोर्स.
that is 70% of the total emission, while the other sources like refining, distribution occurs only for 10% of total emission. बाकी चीजों से ये सिर्फ 10% कंस्टिट्यूट करता है, लेकिन मैक्सिमम हमारा जो बेंजीन है वो किससे आ रहा है? पेट्रोल से आ रहा है, ठीक है. So benzene is emitted in vehicle exhaust not only as unburned fuel but also a product of decomposition of other aromatic compounds. So ऐसा नहीं है कि सिर्फ अनबर्न फ्यूल की वजह से ही बेंजीन निकल रहा है, और भी जो कंपाउंड्स हमारे फ्यूल में होते हैं वो जब डिकम्पोज होते हैं और तो बेंजीन को रिलीज करते हैं. ओके, बेंजीन को एक तरह से हम ह्यूमन कार्सिनोजिन भी कहते हैं, यानी कि जो कैंसर कॉजिंग होता है, ठीक है. 1,3-ब्यूटाडाइन बेंजीन की तरह ही एक VOC है जो कि एटमॉस्फेयर में एमिट होता है प्रिंसिपली फ्रॉम द कंबशन ऑफ पेट्रोल एंड डीजल व्हीकल, ठीक है. ये फ्यूल का कंस्टिट्यूएंट नहीं होता है लाइक बेंजीन, एंड इट इज प्रोड्यूस बाय कंबशन ऑफ ऑलिफिन्स. ऑलिफिन्स नाम के कंपाउंड के कंबशन की वजह से मेरा 1,3-ब्यूटाडाइन निकलता है. इट इज इंपॉर्टेंट इन इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस, पर्टिकुलरली मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिंथेटिक रबर, एंड डोमिनेंट सोर्स इसका क्या है? ब्यूटाडाइन का मोटर व्हीकल्स, एंड इट इज अगेन पोटेंट ह्यूमन कार्सिनोजन. कार्सिनोजन मतलब ऐसे चीज जो कैंसर इजिली कॉज कर सके. नेक्स्ट पोल्यूटेंट इज TOMP और टॉक्सिक ऑर्गेनिक माइक्रो पोल्यूटेंट. बेसिकली दीज आर प्रोड्यूस्ड बाय इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल एंड दे आर एमिटेड इन वेरी स्मॉल, बहुत ही स्मॉल क्वांटिटीज में आते हैं, लेकिन वो हाईली टॉक्सिक होते हैं और सब के सब कैंसर कॉज कर सकते हैं. ओके, इस कैटेगरी में कौन कौन से कंपाउंड्स इंक्लूड होंगे? एक तो होगा PAHs, that is polyaromatic hydrocarbons, दूसरा होगा polychlorinated biphenyls, then dioxin and furans. Okay, then other pollutants is heavy metals and lead. दो heavy metals को अभी तक कुछ पर्टिकुलर स्टैंडर्ड नहीं दिया गया है, लेकिन लेड एक क्यूमुलेटिव पॉइजन की तरह काम करता है, ठीक है. ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को खराब कर देता है और बच्चों की मेंटल हेल्थ को भी बहुत इफेक्ट करता है, ठीक है. So lead is actually a most widely used non-ferrous material and has a large number of industrial application. इसके बहुत सारे इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस हैं. ओके, बैटरीज में भी यूज होता है, ये पेंट्स में भी यूज होता है, ग्लेजेस में भी यूज होता है, अलॉयज में यूज होता है, रेडिएशन शील्डिंग में यूज होता है, टैंक लाइनिंग में होता है, पाइपिंग में होता है. ओके, और कई सालों तक ये पेट्रोल में यूज किया गया था एज एन एडिटिव, किसके फॉर्म में? टेट्रा इथाइल लेड के फॉर्म में, ठीक है. लेकिन धीरे धीरे क्योंकि हमारे पॉलिसी चेंजेस हुए, उसमें हम लोग आजकल अनलेडेड पेट्रोल यूज करने लगे. सो ये तो था पोल्यूटेंट्स के बारे में. थैंक यू वेरी मच.